हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स एकेडमी क्लासेज। आज हम बात करेंगे बाहुल्य आवेशों के कारण वैद्युत बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है जी। बहुल आवेशों के कारण वैद्युत बल यानी किसी आवेश पर अगर कई बल मिलकर के बल लगाते हैं तो उस आवेश पर कुल कितना बल कार्य करेगा, आज उसकी गणना हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, क्योंकि बहुल आवेशों के कारण जब हम बल की गणना करेंगे तो आपको अध्यारोपण के सिद्धांत को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अध्यारोपण का सिद्धांत जाने होता क्या है। तो देखें ध्यान से, इसमें लिखा है कि जब किसी आवेश पर कई आवेश वैद्युत बल लगाते हैं तो उस आवेश पर लगने वाला कुल बल उन आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे कि आपने देखा कि कोई अगर एक आवेश है, उस आवेश पर अगर कई आवेश उस पर बल लगा रहे हैं तो उस पर जो कुल बल होगा उन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के योग के बराबर होगा, सदिश योग के। सदिश इसलिए क्योंकि वैद्युत जो बल है या कोई भी बल हो, सब क्या है, सदिश राशि है। बल सदिश राशि में आता है क्योंकि बल के साथ परिमाण और दिशा दोनों होती है। अगर आप किसी पर बल लगा रहे हैं तो फिक्स है कि आप कितना न्यूटन का बल लगा रहे हैं और किस दिशा में लगा रहे हैं, दोनों चीज वहां पर आइडेंटिफाई होती है। ठीक है, तो इसलिए बल सदिश राशि में आता है। तो यहाँ वैद्युत बल ये भी एक सदिश राशि है, इसीलिए जब कुल बल निकालेंगे तो आप उनका क्या करेंगे, सदिश योग करेंगे। ठीक, जैसे कि अगर हम इसको अपने लाइफ में देख लें तो मान लो एक कोई पर्सन है, कोई एक व्यक्ति है, जनरली हम लोग देखते भी हैं, उसको चारों तरफ से कई लोग मिल करके क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, धकाधक चारों तरफ से घेर के लोग मार रहे हैं उसको। तो अगर हम उससे पूछें कि बताओ तुम पर कितना बल लगा है, तो वो तो बस इतने कह सकता है कि हमको बहुत मारे हैं, इतना न कहेगा। लेकिन अगर उसको हम फिजिकली उसको अगर काउंट करें तो एक एक आदमी ने जितना मारा होगा उसको सभी फाइट को क्या करें, जोड़ें और तब पता करेंगे कि इसने कितना फाइट खाया है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक पर्सन है, बेचारा सीधा साधा एकदम ऐसे खड़ा है, एक वही हो जो यहाँ खड़ा है, एक वही हो जो यहाँ खड़ा है, एक वही हो, मतलब समझ लेना ये सब व्यक्ति हैं। ठीक है, ये सब ऐसे खड़ा है, ऐसे, और सब क्या कर रहे हैं, इसको मार रहे हैं। ठीक है, सब इस पर फाइट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुल बल, तो देखें हमने कहा कि मान लीजिए ये एक पर्सन है, ठीक है, आई चारों तरफ से क्या कर लिया, सो घेर ले लिया था। ठीक, अभी सब लोग क्या कर रहे हैं, इसको मार रहे हैं। ठीक, तो मान लो अगर ये इसको मार रहा है तो इसके बल लगाने का दिशा क्या होगा, ये होगा। अगर मान लो ऐसे कोई सामने है, अगर उसको मारा भड़ाक से तो बल किधर लगेगा, अपनी ओर लगेगा, नहीं उसके तरफ लगेगा ना। ऐसे मारोगे तो बल की दिशा क्या होगी, इधर होगी। वो अगर तुमको मारता है तो उसके बल लगाने की दिशा किधर होगी, इधर होगी। ठीक, तो अगर ये फाइट मारे इसको तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर ये फाइट मारे तो इसकी दिशा किधर होगी, इधर हो जाएगी। अगर ये फाइट मारे तो इसके बल की दिशा किधर हो, इधर हो जाएगी। इसी तरह ये फाइट मारे तो इधर हो जाएगा दिशा, ये अगर फाइट मारेगा तो इधर हो जाएगी, ये फाइट मारे तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी। समझ में आ गया। अब बताओ इतना फाइट अगर पाए तो अगर हम पूछें बताओ तू कितना फाइट पहले, तो उतना ही गिन पाएगा ना। लेकिन अगर हम इनसे पूछे तुम कितना कितना मारे हो,
इसने कहा हम तो 2 फाइट मारे, वही का नाम 3 ठो मारे, वो का 4 ठो मारे, मतलब भाई 2 न्यूटन और 3 न्यूटन को 4 न्यूटन बल लगा दिया। उतना बल को किस पे लगा है, इस पे, ठीक है। तो इस पर कुल कितना बल लगा उसको हम क्या करेंगे, सदिश नियम से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे सदिश का नियम से, क्योंकि बल का दिशा होता है, जो राशि दिशाहीन होती है, जिसमें दिशा नहीं होती है, उस राशि को आप बीजगणित के नियम से जोड़ते हैं। लेकिन जोने राशि को दिशा होले ओके हमेशा सदिश के नियम से जोड़ा जाना, समझ में आए। तो यहाँ पर बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है, तो सदिश की दिशा है, देख रहे हैं हर बल की दिशा है, तो यहाँ पर हम सदिश राशि क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यही हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि किसी आवेश पर जब कई आवेश मिल के बल लगावत हुए तो वो राशि पर या उस आवेश पर लगने वाला जो कुल बल होगा, ठीक है, वो इनके द्वारा लगाए गए अलग अलग जो बल है उनके सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। अब जहां जहां पर हम लोग मान लो माने है ना भाई, 1 लड़का 2 लड़का 3 लड़का सब है, सब इन सबको हम आवेश मान लें, क्या मान लें, आवेश। तो मान लो है आवेश, ठीक है, एक आवेश, इसको भी मान लो आवेश, तो एक आवेश, ये भी एक आवेश, यह भी एक आवेश, यह भी एक आवेश, यह भी एक आवेश, समझ में आ गया। ये सब आवेश है, और जिस पे बल लग रहा है ना, जिस पे, वो एक आवेश है, वो का आवेश है, तो हम इसको भी एक आवेश बना दे रहे हैं। देखिए समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। देखिए यहां पर हमने एक आवेश रख दिया, इस आवेश का नाम रख दिए का 1, ये आवेश जो है Q1 है। इसी तरह से ये सब का आवेश का भी अपना नाम होगा, बिना नाम का इंसान नहीं होता है, तो इसका भी अपना नाम होगा। मान लीजिए ये 2, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ऐसे कई आवेश हैं तो हम इसको n मान लें, ठीक है। अब देखिए ये भी नहीं जरूरी है कि सब बराबर दूरी पर होंगे, सबका अलग अलग डिस्टेंस हो सकता है ना, है, ये नहीं है कि सब एकदम एकदम गोले में ही खड़े हैं। अगर सब गोला पर खड़े हों तो सबकी दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि सब एकदम बराबर दूरी पर है, कोनो 2 डेग आगे हुई, कोनो 2 डेग पीछे हुई, मतलब 2 कदम कोई आगे होगा, कोई 2 कदम पीछे होगा, कोई एकदम पास होगा, कोई बहुत दूर होगा, ठीक है, इस तरह से। तो मान लीजिए कि Q2 के बीच और Q1 के बीच की दूरी ये है, इसके 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 बीच की दूरी ये है, और इसके बीच की दूरी ये है, ठीक है। अब समझिएगा, अगर Q3 और Q1 के बीच की दूरी को अगर हमें दिखाना हो, मान लीजिए सबको हम R नहीं लिख सकते, अगर सबको हम R लिखें तो सबकी दूरी बराबर हो जाएगी। यहाँ पे दूरी भी अलग अलग शो करना है, और ये भी देखना है कि किसके किसके बीच की ये दूरी है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम ये देखें इसके इसके बीच की दूरी लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 1, मतलब 3 से 1 के बीच की दूरी है, ठीक। इसी तरह अगर यहाँ पे लिखें क्या लिखेंगे, 4 1, ठीक। इसके बीच अगर दूरी लिखें तो क्या लिखेंगे, 5 1, इसके बीच की दूरी लिखें तो क्या हो जाएगा, और इसके बीच की दूरी लिखें तो RN 1, और इसके बीच की दूरी 2 1, ये इनके बीच की दूरी हो गई। जहां पर ऐसे लिखा जाएगा 3 1 तो पता चलेगा ना कि 3 और 1, मतलब कि Q3 और Q1 के बीच की दूरी लिखी गई है। अगर R 4 1 लिखा है तो Q4 और Q1 के बीच की दूरी,
समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और देखो, हमने कहा ना कि जब हई बल लगाएगा इस पे तो बल की दिशा भी होगी, तो इसके द्वारा जो इस पे बल लगेगा उस बल की दिशा कौन होगी, हई होगी। एकदम इसी ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसी लाइन को सीधा खींचेंगे आगे की तरफ तो यही बल होगा, क्योंकि बल की जो दिशा होती है दो आवेशों के बीच, बल की जो दिशा होती है दोनों आवेशों को जो रेखा जोड़ती है ना, उसी रेखा के अनुदिश बल लगता है, चाहे वो अपनी ओर बल लगे चाहे बाहर की ओर बल लगे, मतलब चाहे आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, लेकिन बल उसी लाइन के अनुदिश कार्य करेगा। ठीक है, तो ये इनके बीच की दूरी है, तो ये जो बल ये लगाएगा इस पर, उसकी दिशा इसी लाइन के अनुदिश देखिए बाहर की ओर है। ठीक, तो बल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से। लेकिन यहां पर देखिएगा ध्यान से, कैसे जानेंगे ये इस पर बल लगा रहा है। अगर सबको हम एफ लिख दें तो पता नहीं चलेगा कौन किसका एफ है, तो यहां भी इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो जरूरी कैसे लिखिए, लिखेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कौन आवेश किस पर बल लगा रहा है। तो देखिएगा 3-1 नहीं, जब बल की बात करते हैं तो मान लो अगर हम किसी चीज पे बल लगा रहे हैं तो जिस पर बल लगाएंगे उसको पहले लिखेंगे, और जो बल लगाएगा वो बाद में उसको लिखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर हई इस पर बल लगाए तो इसका नंबर क्या होगा पहले, और हई बल लगा रहा है ना तो इसका नंबर बाद में। तो F13 किसके द्वारा लगाया गया बल है, 3 आवेश के द्वारा 1 आवेश पर लगने वाला बल है। उसी तरह से अगर ये इस पर बल लगाए तो बल की दिशा क्या होगी, यही होगी ना, सीधे होगी नहीं होगी। तो बल का नाम क्या हो जाएगा, 1 2, समझ आई बात। अच्छा, ये देखो ये Q4 है तो ये भी बल लगाएगा, तो इसके बल की दिशा क्या होगी, सीधे ऐसे होगी। ठीक है, इसके द्वारा लगाए गए बल की दिशा ये होगी ना, तो इसका नाम क्या होगा, F14। बहुत अच्छा। अच्छा, ये 5 है, ये भी बल लगाएगा, तो इसके बल की दिशा इधर होगी, होगी, सही है। तो नाम क्या होगा इसका, F15। बहुत अच्छा। अब ये बचा 6 वाला बल लगाएगा, उसके बल की दिशा ये हो जाएगी, सही है। तो इसका नाम क्या होगा, F16, सही है। अच्छा, एक और बचा है N, ये भी बल लगाएगा, तो इसके बल की दिशा क्या होगी, इधर होगी, सही है। नाम क्या होगा, 1N, हो गया। सभी आवेश जो इस पे बल लगा रहे हैं ना, सबका दिशा निकल गया। जब सबका दिशा निकल गया तो बल सदिश राशि हुई, क्योंकि दिशा है सदिश है, तो जो राशि सदिश होती है उसके ऊपर क्या लगाते हैं, तीर का चिन्ह, बाण लगा देते हैं ना, जिसे वेक्टर कहते हैं। तो जहां जहां ये लिखा है आपने उस पर क्या लगा दीजिए, वेक्टर, क्योंकि दिशा इसका शो कर गया कहां से कहां, किधर। ठीक है, तो ये सब वेक्टर हो गया, एफ क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, समझा गया। ठीक है, चलिए, ये सभी आवेश इस पर बल लगा रहे हैं, कुल बल कितना इस पर लगेगा यही हमको चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा हम कूलाम के नियम का जिक्र करें। देखिए कूलाम का जो नियम था, कूलाम का नियम था F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसके लिए समझिए हमने 2 आवेश लिया था इससे, ठीक, एक था Q1 और एक था, और इनके बीच की दूरी था R, तो इनके बीच लगने वाला बल ये था, सही है। ये बल सदिश रूप में लिखा गया है, ये सदिश के रूप में नहीं है। अगर हमें इसे सदिश रूप में लिखना हो, यानी इस पर वेक्टर लगाना हो, तो ये भी सदिश में होना चाहिए। तो ये सदिश में कब होगा, जब इसके साथ ये जो दूरी है ना, दूरी के एकांक सदिश का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, जैसे
क्लास फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े होंगे वेक्टर, अगर हम वेक्टर ए लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ए एन कैप। मतलब अगर किसी सदिश के परिमाण में अगर उसके एकांक सदिश से गुणा करेंगे तो ये राशि जो है वो क्या बन जाती है, सदिश राशि। उसी तरह से अगर इसमें आर के एकांक सदिश से गुणा कर देंगे, ये एकांक सदिश है, कैप लगा, एकांक सदिश से गुणा कर दीजिएगा ना, है तो ई क्या बन जाएगा, सदिश राशि। क्या बन जाएगा, सदिश राशि। तो यही फार्मूला हमको सभी बलों के लिए लागू करना, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो देखिए कैसे अप्लाई हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मानेंगे ना, मानिएगा Q1 Q2 Q3 Q4 जितने भी आवेश हैं सभी आवेश मिल करके Q1 पर बल आरोपित कर रहे हैं या बल लगा रहे हैं। समझ में आई बात। मानेंगे कि Q1 कूलाम के आवेश पर Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Qn कूलाम के आवेश क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। Q1 से इन आवेशों की जो दूरियां हैं वो है R21 R31 R41 R51 R61 और Rn1, ये इनकी दूरियां, इनके बीच की दूरियां, ठीक है। तो कुल जो बल होगा वो द्रव्यरोपण के सिद्धांत के अनुसार हम ज्ञात करें। समझ में आ गई बात। तो इसके लिए आपको यहां मानना होगा, कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, मानिएगा, माना Q1 कूलाम के आवेश पर Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 डॉट डॉट Qn, ठीक है, कूलाम के आवेश वैद्युत बल आरोपित कर रहे हैं, ठीक है। इन आवेशों की Q1 से दूरियां कितनी है, R21 R31 R41, ठीक है, R51 R61 डॉट डॉट Rn1 है, ठीक है। इन आवेशों से Q1 आवेश से दूरियां जो होंगी वो इतनी है जो यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार Q1 आवेश पर लगने वाला कुल बल, ठीक है, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार Q1 पर लगने वाला कुल बल, इस सिद्धांत के अनुसार जो Q1 आवेश है उस पर कुल बल कितना कार्य करेगा। तो देखिए अध्यारोपण क्या कहता है, समझिएगा, कहता है कि जो कुल बल है वह उन अलग अलग आवेशों के वैद्युत बलों के सदिशों को क्या होगा, बराबर होगा। यानी इस पर लगने वाला जो कुल बल है वह ये जितने भी बल लगे हैं ना उनके सदिश योग के क्या है, बराबर है। तो पहला देखिए दूसरा आवेश द्वारा लगाया गया बल क्या है, F1 2, तो लिखेंगे F1, इसी तरह से F1, इसी तरह से F1, इसी तरह से, बहुत अच्छा, और
अच्छा, डॉट डॉट एन, ठीक है, ये हो गया। अब इनका मान कैसे लिखेंगे? तो ये जो हमने लिखा है यहाँ पे ना, यहाँ पे यही चीज यहाँ पे आपको फॉलो करना है, इसी के अनुसार आपको लिखना है, क्योंकि ये सदिश में लिखा गया है तो इनका मान भी सदिश रूप में होगा। तो देखिएगा ध्यान से, पहला समझिएगा, अगर हम F12 की बात करें तो क्या हो जाएगा, के होगा, देखिएगा 2 और 1, यही है ना, तो ये हो गया Q2 और ये हो गया Q1, क्या हो जाएगा Q2 Q1, देखिए सही है, दो आवेश हो गए, बीच की दूरी r थी, यहाँ पर इनके बीच की दूरी क्या है, r2, यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर एकांक सदिश क्या है, r कैप है, यहाँ ये r था तो r कैप, इनके इनके बीच की दूरी r21 है, इसका मतलब यहाँ पर किसका कैप होगा, r21 का, समझ आई बात। इसी तरह से सबका लिखेंगे, तो देखिए अब इसका लिखें तो क्या हो जाएगा, के Q3 Q1, ठीक है, ये देखिए F13 किसके बीच है, इसके और इसके बीच का है ना, तो Q3 Q1 और उनके बीच की दूरी क्या है, R31 का स्क्वायर, कैप हो जाएगा R31 का कैप, ठीक है। इसी तरह से अगर इसको इसका मान लिखें तो क्या होगा, के Q4 Q1 अपान क्या हो जाएगा, 41 का स्क्वायर 41 का, सही है। इसी तरह से 5 6 सबका हो जाएगा, सही है। लास्ट वाले का फिर हम लिख दे रहे हैं, देखिए 1 2 3 टर्म हमने दिखा दिया, इसी तरह चौथे 4 यहां तक हो गया, पांचवा छठा भी ऐसे ही होगा। फिर लास्ट का देखिए क्या हो जाएगा, के Qn Q1 बटा क्या होता है, r का स्क्वायर, ये ना इनके बीच की दूरी ये है, तो Rn1 का 1 है, और यह हो जाएगा Rn1 का स्क्वायर, समझ में आ गई बात। अब देखना वेक्टर F बराबर, देखो Q सब में है, के सब में है, देखो के क्या है, तो के को हम क्या करें, कॉमन कर दें, ठीक, कॉमन करने के बाद जो टर्म बच रहे हैं वो ये बच रहे हैं, ठीक है, ये टर्म बच रहे हैं, तो इनको हम क्या करें, सिग्मा लगा दें, क्या लगा दें, ऐसे सिग्मा, सिग्मा क्या करता है, सभी टर्म को क्या करेगा, जोड़ देगा। सिग्मा इसलिए यूज किया जाता है, जहां पर बड़ा वाला सिग्मा लगता है ना, उसका काम है कि सबको क्या करो, जोड़ दो, एकदम समझ लो फेविकोल है, सबको जोड़ देगा फटाक से। देखो कैसे जोड़ रहा है, इसका रूल समझना, देखो पहले देखो Q2 Q1 Q2 Q1 है, Q3 Q1 है, यानी हर टर्म में Q1 क्या है, फिक्स है, हर टर्म में देखो Q1 है, वो नहीं बदल रहा है, वो तो बदल नहीं रहा, तो U तो वही रहेगा, जो नहीं बदल रहा है ना वो ऐसे रहेगा, ठीक। बदल कौन रहा है, पहला टर्म 2 था, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर, तो जो बदल रहा है उसको क्या लिखोगे, आई, क्या लिखोगे, आई, और ये आई जो है कहां से चेंज हो रहा है, 2 से, फिर 3, फिर 4, फिर n तक, तो इसका मतलब जो आई का मान यहाँ आ रहा है वो 2 3 4 5 आ रहा है, तो यहां लिख दो इसके नीचे आई कहां से, 2 से कहां तक, तो यहां लिखा जाता है कहां तक, n तक। देखो ये 2 से कहां तक गया है, पहला जो Q है सब में वही उसी का नंबर बदल रहा है, दूसरे Q का जो नंबर वो तो फिक्स है, वो नहीं बदल रहा है, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन जो बदल रहा है उसी को हमको यहाँ देखना है, तो पहले Q का मान बदल रहा है, कहां से, 2 से n तक, तो जहां से बदलता है ना वो लिखते हैं I इक्वल टू 2, और कहां तक बदल रहा है n तक, तो ऊपर लिख देंगे I बराबर, समझ में आ गया, बटा, बटे में फिर देखो R वाला
टर्न देखना सब में, नीचे आर का जो स्क्वायर किया गया है, इसमें देखो पहला टर्न बदल रहा है, देखो नहीं बदल रहा है, और दूसरा टर्न इसमें भी क्या है, फिक्स है। तो इसको भी ऐसे ही करना है आपको, दूसरा टर्न बदल रहा है, पहला टर्न बदल रहा है, तो उसको हमने क्या लिखा, आई, और दूसरा टर्न फिक्स है तो उसको क्या रखेंगे, 1, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, 2 घात। अब ये भी यही बता रहा है कि आई का मान 2 से लेके कहां तक, n तक बदलेगा, ठीक है। अब आ जाओ ये वाला टर्न देखो, इस वाले टर्न में भी देख लो, दूसरा नंबर फिक्स है, पहला ही नंबर चेंज हो रहा है, तो इसको भी यहां लिख दो, RI1 का कैप, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सबका सदिश योग हो गया, सबका सदिश योग आपको मिल गया, यही फार्मूला हो गया, ठीक है। जब किसी आवेश पर कोई आवेश मिलकर अगर बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो उनका कुल जो बल होगा आप इस फार्मूला से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो पेपर में देखिए क्या आता है, पेपर में आ जाता है ध्रुवोपण का सिद्धांत लिखिए, तो ध्रुवोपण का सिद्धांत हो गया यहां तक। लेकिन अगर पूछ दिया बहुल आवेशों के कारण लगने वाले वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए, तब आपको इस तरह डायग्राम बनाकर ये पूरा आपको प्रूफ करना होगा, ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट नहीं है। तो अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगे तो भी हमको जरूर बताएं, कमेंट करें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी आगे लगातार ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।